हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले सवाल से। पहला सवाल है हमारा, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। देखिए, इसमें जितने भी सवाल हैं सभी के सभी सवाल जो है किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। और यह जो सवाल है आपका, यह आपको आरआरबी एएलपी के परीक्षा में पूछा गया है और यह टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल है जो आपको 2018 में पूछा गया था। तो देखिए, सवाल को देखते हैं। सवाल था आपका कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, यानी कि कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता है। देखिए, मास्टर का मतलब होता है कि जो सभी का नियंत्रण करे, यानी कि कोशिका में सभी भागों का नियंत्रण करने का काम कौन करता है। देखिए, आपका पहला ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए, सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करते हैं, इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको कहा जाता है अंतःप्रद्रवी जालिका। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है। अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, एक होती है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और दूसरी होती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। अगर हम बात करते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका की, तो ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, इस पे क्या होता है खुरदरी पे, तो इस पे पाया जाता है राइबोसोम नामक एक कण पाया जाता है और इसी के कारण जो होता है यह अंतःप्रद्रवी जालिका खुरदरी में होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं राइबोसोम की कि राइबोसोम का क्या काम होता है, तो राइबोसोम जो है यह प्रोटीन बनाने का काम करता है। और अगर हम चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका की बात करें तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका जो होता है यह वसा यानी कि फैट बनाने का काम करता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है, चिकनी और खुरदरी। अगले ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस कहते हैं, यानी कि ऊर्जागिरी कहा जाता है। न्यूक्लियोलस जो होता है यह क्या होता है, तो यह केंद्रक के अंदर पाया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं नाभिक की, तो देखिए नाभिक जो होता है यह कोशिका के बीच में पाया जाता है। इसको आप फोटो को देख करके समझ सकते हैं इस चीज़ को। देखिए, नाभिक जो होता है यह कोशिका के बिल्कुल बीच में पाया जाता है और यह कोशिका में सभी भागों को नियंत्रित करने का काम करता है। यानी कि कोशिका में किस चीज़ को क्या मतलब, कोशिका में किस भाग का क्या काम है, कब कौन सा कार्य होना चाहिए, कब प्रोटीन बनना चाहिए, कब पदार्थों का परिवहन होना चाहिए, इन सभी कार्यों का नियंत्रण करने का काम केंद्रक करता है। इसलिए केंद्रक को जो है कोशिका में कोशिका का मास्टर कहा जाता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। यानी कि सवाल नंबर 1 में अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर डी नाभिक जो है यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नाभिक जो है यह क्या करता है, कोशिका में कोशिका के सभी भागों को नियंत्रित करने का काम करता है। चलिए आगे अगर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली जो है ये लाइसोसोम को कहा जाता है। और लाइसोसोम में कुल मिलाकर के 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ऊर्जा का घर यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो अभी तुरंत हम देखे हैं ऊर्जा का घर यानी पावर हाउस जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। और आप ये भी याद रखिएगा कि राइबोसोम जो होता है यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि कोशिका के अंदर सबसे छोटा कोशिकांग कौन होता है, तो वो हो जाता है आपका राइबोसोम। और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो आप याद रखिएगा वो हो जाता है आपका ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिका के अंदर का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये जंतु कोशिका में जो होता है कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि पादप कोशिका में कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो आप याद रखिएगा वो हो जाता है आपका रिक्तिका, जिसको आपको वैक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो वह आपका जो है पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। और जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा हो जाता है, तो आपका हो जाता है ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका। तो पहले सवाल से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए अगले सवाल को चलते हैं। चलिए अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम जो होता है यह पशु कोशिका में पाया जाता है। और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी काय, गोल्जी काय का काम क्या होता है, यह कोशिका में पदार्थों का परिवहन करने का काम करता है। अगर हम बात करते हैं सेंट्रोसोम की, तो सेंट्रोसोम जो होता है यह कोशिका विभाजन का काम करता है। और अगर हम बात करें राइबोसोम
की, तो राइबोसोम को जो है इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है। अब आपका सवाल जो है, सवाल क्या था कि केवल पशु कोशिका में इनमें से कौन केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं लाइसोसोम की, तो देखिए लाइसोसोम जो होता है यह केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, और लाइसोसोम जो है यह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बातों को देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जंतु कोशिका में से इसमें से कौन नहीं पाया जाता है, तो देखिए जंतु कोशिका में अगर हम बात करते हैं तो कोशिका भित्ति जो होता है यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, और कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। और पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी भाग होता है यह कोशिका भित्ति होता है, और कोशिका भित्ति जो होता है यह आपका सेलुलोज का बना होता है, और सेलुलोज जो होता है यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, और सेलुलोज जो है यह सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, और सेलुलोज को पचाने की क्षमता जो होती है यह मनुष्य में नहीं होती है। इतने बात को आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब जैसे अगर आपसे कुछ लवक के बारे में पूछ दिया जाए, तो देखिए लवक जो होता है जिसको हम इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं, यह भी सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। और लवक जो होते हैं ये कुल मिलाकर के 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाता है अवर्णिक लवक, जिसको हम इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। उसके बाद आपका वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट, और अंतिम हो जाता है आपका हरित लवक, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब देखिए अवर्णी लवक जो होता है, अवर्णी लवक की बात करें तो यह जो होता है पौधों के जड़ों में पाया जाता है, और इसके कारण पौधे का जो रंग होता है यह उजला होता है। और अगर हम बात करते हैं वर्णी लवक की, तो वर्णी लवक के ही कारण जो होते हैं इससे पेड़ पौधे की पत्तियां या फिर उसके फल जो होते हैं वो अलग अलग रंगों के होते हैं। अब अगर हम बात करें हरित लवक की, तो हरित लवक जो होता है इसमें पाया जाता है आपका क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के कारण ही आपको पता होगा कि क्लोरोफिल के ही कारण जो होता है सो पत्ती का रंग हरा होता है। अब इसमें से एक बात को आप ध्यान में रखिएगा कि हरित लवक जो होता है इसमें मैग्नीशियम नामक जो तत्व होता है यह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो कभी कभी सवाल में ये भी पूछ दिया जाता है कि क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। और बहुत बार इस सवाल को पूछा भी जा चुका है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और देखिए अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करें क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल का काम क्या होता है, तो क्लोरोफिल क्या करता है, यह सूर्य का प्रकाश जो होता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है। ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए एक और बात आप याद रखिएगा, जैसे अगर बात किया जाए क्रिस्टल की, तो देखिए क्रिस्टल जो होता है यह भी सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है, और जंतु कोशिका में ये पाया नहीं जाता है। और पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, देखिए लाइसोसोम जो होता है यह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। और लाइसोसोम का काम क्या होता है, तो लाइसोसोम का काम होता है कि कोशिका में अगर कोई अवांछनीय चीज़ें होती हैं तो उसको नष्ट करना लाइसोसोम का काम हो जाता है। या फिर कोई कोशिका का कोई ऐसा अंग है जो काम करना बंद कर दिया है, तो वो जो होता है उसको नष्ट करने का काम या फिर उसे बर्बाद करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो होता है एक तरह से कोशिका के अंदर जो होता है एक तरह से आप पुलिस का काम करता है, जो कोशिका में जो होता है सो गंदगियों को साफ करने का काम करता है। आगे देखिए ये जो है आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका का फोटो है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं पादप कोशिका की, तो देखिए पादप कोशिका जो होता है, पादप कोशिका को अगर आप देखेंगे तो पादप कोशिका पूरी तरह से गोल नहीं होता है, और यह चौकोर टाइप का होता है। इस तरह से आपको पादप कोशिका देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जंतु कोशिका की, तो जंतु कोशिका जो होता है यह लगभग गोल आकृति का होता है। ठीक है। तो इस तरह से आप पादप कोशिका और जंतु कोशिका को पहचान सकते हैं। अब देखिए अभी तुरंत हम आपको बताएं कि पादप कोशिका जो होता है, पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी भाग होता है इसको क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति कहा जाता है। और जंतु कोशिका का सबसे बाहरी भाग जो होता है इसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका अगर भित्ति की बात करें हम, तो कोशिका भित्ति जो होता है यह सेलुलोज का बना होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली की, तो कोशिका झिल्ली जो होता है ये आप याद रखिएगा, ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। क्या चीज़, कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली जो है यह किसी भी जंतु का सबसे बाहरी झिल्ली होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम तीसरे सवाल की ओर। आपका तीसरा सवाल है
जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, यानी कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है। तो देखिए जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है। और ढेर सारे कोशिकाएं जो होते हैं, ढेर सारे एक ही प्रकार के कोशिका मिलकर के आपस में किसका निर्माण करते हैं, तो ढेर सारे एक ही प्रकार के कोशिका मिलकर के उत्तक का निर्माण करते हैं। और ढेर सारे उत्तक मिलकर के क्या बनाते हैं, तो ढेर सारे उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं। और ढेर सारे अंग मिलकर के क्या करते हैं, तो ढेर सारे अंग अगर मिल जाते हैं तो वो शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर से आप ध्यान दीजिएगा, अगर ढेर सारे कोशिकाएं मिल जाए तो ढेर सारे कोशिका मिलकर के क्या बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं। और ढेर सारे उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं। और ढेर सारे अंग मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे अगर आपसे पूछा गया था कि हमारे शरीर का जो है वो यूनिट क्या होता है, तो कोशिका होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किडनी का इकाई क्या होता है, तो किडनी का इकाई जो होता है ये नेफ्रॉन होता है। ठीक है, किडनी का इकाई क्या हो जाता है, नेफ्रॉन होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तंत्र का इकाई क्या होता है, तो तंत्र का इकाई न्यूरॉन होता है। इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, किडनी की इकाई नेफ्रॉन होता है और तंत्र की इकाई क्या होता है, न्यूरॉन होता है। नेफ्रॉन का काम होता है यह उत्सर्जन की क्रिया से संबंधित होता है। और नेफ्रॉन क्या करता है, तो हमारे शरीर में जो भी यूरिन बनते हैं यानी पेशाब बनते हैं उसको छानने का काम करता है। और न्यूरॉन का काम होता है हमारे शरीर में संवेदनाओं को भेजना, या फिर हम जो भी मान लीजिए सुनते हैं या फिर समझते हैं उन सभी पर नियंत्रण करना किसका काम होता है, या फिर सूचना भेजना जो होता है वह न्यूरॉन का काम होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे अभी हम तुरंत आपको बताए थे कि सबसे पहले क्या होता है, ढेर सारे सेल्स जो होते हैं, सेल्स आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं। ढेर सारे टिश्यू आपस में मिलकर के एक ऑर्गन बनाते हैं। और ढेर सारे ऑर्गन आपस में मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, एक बॉडी बनाते हैं, जिसे आप शरीर कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से पादप कोशिका में भी होता है। जैसे पादप कोशिका में क्या होगा, ढेर सारे सेल मिलकर के टिश्यू बनाएंगे, ढेर सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन का निर्माण करेंगे। और ढेर सारे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, वो और आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे, एक बॉडी का निर्माण करेंगे। देखिए वही यहाँ पे भी आपको दिखाया गया है, ढेर सारे यहाँ पे सेल मिल रहे हैं, आपस में सेल मिल करके यहाँ पे टिश्यू का निर्माण करते हैं। और ढेर सारे टिश्यू आपस में मिल करके क्या करते हैं, एक क्या कहते हैं, ऑर्गन का निर्माण करते हैं। और ढेर सारे ऑर्गन मिल करके आपस में क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम आप कह सकते हैं, और इसे आप बॉडी भी कह सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो देखिए पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने का काम कौन करता है, तो पत्तियों को हरा रंग देने का काम करता है आपका क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल जो होता है ये आपका हरित लवक में पाया जाता है। लवक कितने प्रकार के होते हैं, अभी तुरंत हम आपको बताए हैं। लवक जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ये 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और आगे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गाजर जो होता है, गाजर का रंग लाल किस चीज़ के कारण होता है, तो गाजर का रंग जो होता है वह कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण जो होता है गाजर का रंग लाल होता है। और टमाटर जो होता है, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन नामक प्रोटीन के कारण जो होता है, यह टमाटर जो होता है वह लाल रंग का होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। सवाल एग्ज़ाम में बार बार यह सवाल पूछा जा चुका है कि गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण। और टमाटर का लाल रंग ये आप हो जाता है आपका लाइकोपीन के कारण होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। और ये आपका जो है सो देखिए ये आपका लवक का फोटो हो जाता है, लवक कुछ इस तरह से पाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें। सवाल नंबर 5 है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। तो देखिए कोशिका भित्ति का निर्माण कौन करता है, अभी तुरंत हम आपको बताए हैं कि कोशिका भित्ति जो होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण कौन करता है, आपका सेल्यूलोज करता है। सेल्यूलोज क्या होता है, तो सेल्यूलोज जो होता है यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। और सेल्यूलोज जो है यह काफ़ी मजबूत कार्बोहाइड्रेट होता है, और इसको पचाने की क्षमता जो होती है वह मनुष्य के पास नहीं होती है। लेकिन कुछ जो शाकाहारी जानवर होते हैं वो इसको पचा सकते हैं, किसको, सेल्यूलोज को। ठीक है,
इसलिए जो होते हैं मनुष्य जो होता है, मनुष्य कभी भी घास या भूसा नहीं खाता है, क्योंकि मनुष्य जो होता है उसके पास घास को पचाने की क्षमता नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्यों नहीं पचा सकता है? क्योंकि पादप जो होते हैं, पादप का जो कोशिका भित्ति होता है वह बना हुआ होता है सेलुलोज से, और सेलुलोज को हम लोग पचा नहीं सकते हैं। अभी तुरंत हम आपको बताए थे कि जंतु कोशिका जो होता है, जंतु कोशिका का सबसे बाहरी भाग कौन होता है? तो जंतु कोशिका का सबसे बाहरी भाग जो होता है वह होता है आपका कोशिका झिल्ली। ठीक है, और कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? तो कोशिका झिल्ली जो होता है वह लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होता है? तो लिपिड से और प्रोटीन से कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। चलिए आगे देखिए यह हो जाता है आपका प्लांट सेल हो जाता है। अभी तुरंत हम आपको बताए थे कि प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल यह पूरी तरह से गोल नहीं होता है, बल्कि यह कुछ चौकोर टाइप का होता है। और आपका जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल लगभग पूरी तरह से गोल होता है। ठीक है, और हाँ, प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल में यह आपको एक नीला कलर का जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं रिक्तिका। ठीक है, इसको रिक्तिका कहा जाता है या फिर वैक्यूल्स कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पादप कोशिका जो होता है, पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग जो होता है यह वैक्यूल्स होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो आपका हो जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग अंतःप्रद्रवी जालिका भी कहते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका हम आपको बताए हैं अभी तुरंत, ये दो प्रकार के होते हैं। एक आपका हो जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा आपका हो जाता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका की अगर हम बात करें तो इस पर पाया जाता है राइबोसोम नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, राइबोसोम नामक एक कण पाया जाता है। और राइबोसोम क्या करता है? यह प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो इन चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और राइबोसोम को पैलेट कण भी कहा जाता है। और यह हमारा जो कोशिका होता है, कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है, तो यह हो जाता है आपका राइबोसोम। ठीक है, और आपका अगर बात करते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका की, तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होता है? यह चिकना होता है और ये क्या करता है? तो ये फैट यानी कि वसा बनाने का काम करता है। ठीक है, तो इस सवाल से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 6। इसमें देखिए आपका सवाल क्या है? सवाल है आपका कि प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं। तो देखिए, प्रोटीन बनाने के लिए कुल मिलाकर के कितने एमिनो अम्ल की ज़रूरत होती है? तो प्रोटीन बनाने के लिए कुल मिलाकर के 20 एमिनो अम्ल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए कुल मिलाकर के कितने एमिनो अम्ल चाहिए? तो प्रोटीन बनाने के लिए कुल मिलाकर के 20 एमिनो अम्ल की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एमिनो अम्ल क्या होता है, तो एमिनो अम्ल जो होता है यह प्रोटीन का जो होता है यूनिट होता है, यानी कि प्रोटीन का सबसे छोटा जो इकाई होता है वह आपका एमिनो अम्ल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। हम बात करते हैं पोषक तत्व की। तो देखिए, पोषक तत्व क्या होता है? पोषक तत्व को ग्रहण करने से जो हमारा शरीर होता है, हमारा शरीर स्वस्थ हो रहता है और साथ ही साथ हम लोग का वृद्धि और विकास होता है। अगर हम बात करते हैं पोषक तत्व की, तो पोषक तत्व कुल मिलाकर के 6 होते हैं, जिसमें आपका आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और इसके अलावा जो होता है आपका एक जल भी होता है। ठीक है, यह भी पोषक तत्व के अंदर आता है। अब अगर हम बारी बारी से सबके बारे में अगर डिस्कस करें, तो सबसे पहले हम समझते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का काम होता है हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करना। और अगर आप 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो इससे आपको अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो इससे आपको 4.3 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट पाया किस में जाता है? तो मुख्य रूप से जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये आपको मिल जाता है जैसे जो भी अनाज होते हैं, जैसे आप चावल या फिर जैसे आप चावल खाइए या फिर मान लीजिए रोटी खाते हैं, तो इससे आपको कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं यह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलती है। और देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट आपको क्विक एनर्जी लेकर के देता है, यानी कि तुरंत ऊर्जा लेकर के देने का काम कौन करता है? आपको कार्बोहाइड्रेट करता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वसा यानी कि फैट की। वसा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो फैट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए फैट का काम क्या होता है? फैट अगर आप 1 ग्राम फैट लेते हैं तो 1 ग्राम फैट लेने से आपको 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। 1 ग्राम फैट लेने से आपको कितना? 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको जो ऊर्जा मिलता है वो आपको
फैट यानी कि वसा से ही मिलता है, लेकिन आपको वसा जो होता है यानी फैट, ये आपको तुरंत ऊर्जा लेकर के देने का काम नहीं करता है, यानी कि ये आपको भविष्य के ईंधन के रूप में काम आता है। ठीक है। और अगर हम बात करें फैट की, तो फैट जो होता है यह किस में पाया जाता है? एक तो आप याद रखिएगा, ये फैट जो होता है ये जितने भी, जैसे मान लीजिए कि जितने भी तेल होते हैं यानी कि तेलहन चीज़ होते हैं, उन सभी में फ़ैट की मात्रा पाई जाती है। और अगर हम बात करते हैं जैसे अंडा होता है, तो अंडा का जो सबसे अंदर वाला जो पीला वाला भाग होता है वो जो होता है उसमें भी फैट पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम फैट की बात करें तो देखिए फैट जो होता है, फैट के कारण आप सुनते होंगे कि जैसे फैट की मात्रा अगर इंसान के शरीर में बढ़ जाती है तो जिसके कारण इंसान क्या होता है, मोटा हो जाता है। ठीक है। देखिए, यह जो होता है आपके लिए भविष्य के लिए जो होता है ऊर्जा मतलब देने का काम करता है। और फैट के कारण जो होता है हमारा जो मांस होता है वह भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है। और अगर हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में फैट जमा हो जाए तो इससे जो हमारा शरीर होता है धीरे धीरे मोटा होने लगता है। ठीक है। और अगर आपके शरीर में फैट की मात्रा कम होती है तो आपका जो शरीर होगा वह जो है सो कोमल नहीं रहेगा। ठीक है। और देखिए, अगर हम बात करें जैसे अगर हम बात करते हैं लड़का और लड़की की, अगर हम बात करें, ठीक है, लड़का और लड़की की अगर हम बात करते हैं तो आप सोच के बताइए कि लड़का और लड़की में सबसे ज़्यादा मात्रा में फ़ैट की मात्रा किस में होनी चाहिए? लड़का में होनी चाहिए या लड़की में होनी चाहिए? देखिए, आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जो लड़कियां होती है, लड़की का जो शरीर होता है वह कोमल होता है। ठीक है। तो आप सोच लिए होंगे कि सबसे ज़्यादा मात्रा में फैट जो होता है वह किस में पाया जाता होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है आगे आपका प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो इससे आपको 4.3 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। ठीक है। यानी कि प्रोटीन जो होता है ये आपको, एक तो आपको ऊर्जा देने का काम करता है, और दूसरा प्रोटीन का काम क्या है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, दूसरा प्रोटीन का काम है ये आपके शरीर में कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है। ये शरीर में क्या करता है, तो शरीर में कोशिका का निर्माण करने का काम करता है। ठीक है। अब प्रोटीन मिलता किस चीज़ से? तो प्रोटीन जो होता है ये आपको मुख्य रूप से ज़्यादा मात्रा में तो दाल से प्रोटीन मिलता है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किससे मिलती है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होती है आपको सोयाबीन से मिलती है। ये भी आप याद रखिएगा, बहुत बार सवाल जो है सो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किससे मिलती है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होती है ये सोयाबीन से मिलती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है आगे है आपका विटामिन। ठीक है। अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन का काम होता है, विटामिन का काम होता है आपको आपके शरीर में जो भी रोग होते हैं यानी कि जो भी बीमारियां होती हैं उन बीमारियों को ख़त्म करने का काम, बीमारी से जो लड़ने का काम होता है, बीमारी से लड़ने का काम कौन करता है? वो विटामिन करता है। विटामिन आपको मिलता किससे है? तो जितनी भी साग सब्जियां होती हैं, जो भी साग सब्जियां होती हैं, सब्जियों को खाने से, और ख़ास करके मुख्य रूप से जो हरी सब्जियां होती हैं, अगर आप हरी सब्जी का सेवन करते हैं तो इससे आपको विटामिन भरपूर मात्रा में मिलती है और आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ इसके अलावा जो होता है जो भी फल होते हैं तो फल में भी विटामिन काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसलिए जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो आपको जो है सो फल खाने की सलाह ज़्यादा से ज़्यादा दी जाती है और जूस पीने की सलाह ज़्यादा से ज़्यादा दी जाती है ताकि आप जल्दी जो है सो स्वस्थ हो पाएँ। ठीक है। अब देखिए, विटामिन जो होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण विटामिन के बारे में आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के की बात करते हैं। तो देखिए, विटामिन बी और सी जो होता है, विटामिन बी और सी ये आपका जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी और सी किस में घुलनशील होता है? तो ये जल में घुलनशील होता है। और बी और सी के अलावे जितने भी विटामिन होते हैं ये सभी के सभी विटामिन जो होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है। तो ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन ए किस में घुलनशील है, जल में या फिर वसा में, तो अभी तुरंत हम आपको बताएं कि विटामिन बी और सी ही सिर्फ जल में घुलनशील है, तो विटामिन ए किस में घुलनशील हो जाएगा? वसा में घुलनशील हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं विटामिन ए की, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम हो जाता है ये आपका रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से जो होती है रतौंधी होती है। ठीक है। और इसमें इंसान को अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है। विटामिन बी की कमी से आपका बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से आपका रिकेटस हो जाता है। ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो रिकेटस होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है आपका आगे खनिज लवण। देखिए खनिज लवण की बात करें तो ये मुख्य रूप से पौधों के लिए आवश्यक होता है, और पौधों के लिए मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं खनिज लवण के रूप में, तो ये नाइट्रोजन और मैग्नीशियम जो होते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये इसकी जरूरत। अगर हम बात करते हैं पौधों के लिए, तो पौधों के लिए नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की जो ज़रूरत होती है यह काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। आगे देखिए अगर हम बात करें जल की, तो देखिए जल जो होता है, जल का हमारे शरीर के अंदर जो है पाचन, जल का हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है, लेकिन जल का हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। क्योंकि जल से क्या होता है, जल हमारे शरीर में ये किसी भी रासायनिक पदार्थ जो होते हैं उसको घोलने का काम करता है, लेकिन याद रखिएगा जल का हमारे शरीर में क्या होता है, पाचन नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 7 है आपका, जीन परिवर्तन किस में होता है। देखिए अगर हम जीन की बात करते हैं तो जीन क्या होता है, तो देखिए आपका डीएनए जो होता है, जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है, डीएनए। ठीक है, अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को ही क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। ठीक है, अब जीन क्या होता है इसको हम आगे आपको समझा देंगे। सबसे पहले आप डीएनए के बारे में समझिए। देखिए डीएनए क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म हो जाता है आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपका क्या हो जाता है, डीएनए का फुल फॉर्म हो जाता है। अगर हम बात करते हैं आरएनए की, ठीक है, तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आगे देखिए ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, देखिए तो आपका जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन जालिकाएं होती है, और क्रोमेटिन जालिका के ही टूटने से क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। अगर हम बात करते हैं मनुष्य की, तो मनुष्य के शरीर में जो होता है, मनुष्य के एक कोशिका में 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। अगर इसमें अगर संख्या की बात करते हैं तो एक कोशिका में कितने 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आगे के का जो सवाल है, आगे के सवाल में हम आपको किस चीज़ में कितने क्रोमोसोम की संख्या होती है उसमें जो महत्वपूर्ण होंगे उसको भी हम आपको आगे के सवाल में करवा देंगे। आगे देखिए अगर हम बात करते हैं राइबोसोम की, ठीक है, तो राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, और इसको पैलेट गन भी कहा जाता है। राइबोसोम की खोज कौन किए थे, तो राइबोसोम की खोज जो है ये पैलेट नामक वैज्ञानिक किए थे। इसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें जो है आपका जवाब क्या हो जाता है, जीएनए परिवर्तन, जीन परिवर्तन किस में होता है, तो जीन परिवर्तन जो है ये आपका किस में हो जाता है, डीएनए में हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अब कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कोशिका के अम्ल, कोशिका में कौन कौन से अम्ल होते हैं, तो एक हो जाता है आपका डीएनए और दूसरा हो जाता है आरएनए। यानी कि कोशिका में कुल मिलाकर के 2 अम्ल पाए जाते हैं। एक होता है आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और दूसरा होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे आपको फुल फॉर्म दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। और अगर हम बात करते हैं डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज कौन किए थे, तो याद रखिएगा डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, एक थे आपका जेम्स वाटसन साहब और दूसरा थे फ्रांसिस क्रिक साहब। इसमें आप इसको शॉर्टकट में याद रख सकते हैं, वाटसन एवं क्रिक। ठीक है, तो डीएनए का खोज अगर पूछ ले आपसे, या फिर डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल, ये जो इस तरह की संरचनाएं होती है इसी को डबल हेलिक्स कहा जाता है। इसकी खोज कौन किए थे, तो इसका खोज करने वाले थे वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ जाते हैं। देखिए अभी तुरंत हम आपको बताए हैं आरएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, आरएनए का फुल फॉर्म हो जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका स्पेलिंग आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं डीएनए की, ठीक है, डीएनए और आरएनए की हम बात करें तो देखिए डीएनए जो होता है ये आपका कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, ये डबल हेलिक्स मॉडल में दिखता है, ये इस तरह से दिखता है, और आरएनए जो होता है ये आपका सिंगल हेलिक्स मॉडल में दिखता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं डीएनए की, तो देखिए डीएनए जो होता है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। अब हम आपको बता देते हैं कि जीन रियल में होता क्या है। ठीक है, देखिए डीएनए जो होता है ये इस तरह से कुछ लंबी श्रृंखलाओं में पाई जाती है। ठीक है, और इसमें से अगर हम इस एक भाग को अगर काट के निकाल लें, इस एक भाग को अगर इतने भाग को अगर हम काट के निकाल लेते हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम इसका मात्र इतना भाग अगर हम काट के निकाल लें, ठीक ना, तो इसी भाग को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है जीन। इसी भाग को क्या कह देते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। अब देखिए जीन जो होता है, जीन के अंदर भी जो इस तरह की आपको ये संरचनाएं दिखाई दे रही है, जिसमें आपका ये पीला, लाल, नीला और हरा कलर का जो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसको कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ठीक है,
अब देखिए न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये इसके जो बेस स्ट्रक्चर को जो है मॉडिफाई करते हैं कौन, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब और ये न्यूक्लियोटाइड किसके अंदर पाया जाता है, तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये आपका जीन के अंदर पाया जाता है। और जीन क्या होता है अभी तुरंत हम आपको बता दिए हैं कि इसमें से अगर पूरे डीएनए में से अगर इसको अगर आप काट लें तो इसको कहा जाता है जीन, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की, तो देखिए न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए में 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं एक तो आपका हो जाता है एडेनिन, दूसरा हो जाता है थाइमिन, तीसरा होता है ग्वानिन और चौथा हो जाता है आपका साइटोसिन। इसको हम डिटेल से थोड़ा सा आपको बता देते हैं इसके बारे में। देखिए एक हो जाता है आपका एडेनिन, दूसरा होता है थाइमिन, तीसरा होता है ग्वानिन और चौथा हो जाता है आपका साइटोसिन, ठीक है। चौथा क्या हो जाता है, तो चौथा होता है साइटोसिन। और अगर आपसे पूछ ले एडेनिन और थाइमिन के बीच कौन सा बंधन होता है, तो याद रखिएगा एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बंध पाया जाता है, यानी कि डबल बंध पाया जाता है। और जबकि ग्वानिन और साइटोसिन जो होता है इसके बीच ट्रिपल बंध पाया जाता है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बंध पाया जाता है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बंध पाया जाता है। और ये जो होता है आपका ये किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका डीएनए में, ठीक है। ये किस में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं आरएनए की, ठीक है, और अगर हम बात करें आरएनए की, तो इसमें आप याद रखिएगा इसमें से थाइमिन को हटा करके अगर थाइमिन के जगह यूरेसिल लगा दिया जाए, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और ये बार बार पूछा भी जाता है, अगर हम एडेनिन को रहने देते हैं, ठीक है, और थाइमिन को हटा देते हैं, थाइमिन को हटा करके अगर उसके जगह पे यूरेसिल लगा दिया जाए, ठीक है, और बाकी ये सभी के सभी जो होते हैं ये सेम होते हैं, ठीक है ना, तो अगर हम थाइमिन को हटा करके उसके जगह पे यूरेसिल लगा देते हैं तो यहाँ से आपका किसका निर्माण हो जाता है, आरएनए का निर्माण हो जाता है। तो आप याद रखिएगा, आरएनए में क्या पाया जाता है, तो आरएनए में जो होता है थाइमिन नहीं होकर के इसमें क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो यहाँ से बार बार सवाल पूछा जाता है, ठीक है, तो यहाँ से सवाल काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आपसे पूछ लेगा कि आरएनए में इनमें से कौन नहीं होता है, तो याद रखिएगा उसमें आपको एडेनिन दे देगा, यूरेसिल दे देगा, ग्वानिन दे देगा और थाइमिन दे देगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, थाइमिन नहीं होता है। और इसी में जो है सो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। देखिए अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम की संरचना जो होती है वो कुछ इस तरह से यानी कि एक्स के संरचना की होती है। अब इसमें जो होता है सो ये जो होते हैं कुछ इस तरह के दिखते हैं, एक्स के संरचना के तरह दिखते हैं, जिसमें से ये जो बीच वाला भाग होता है क्रोमोसोम का इसको सेंट्रोमियर कहा जाता है, और इसका जो ये वाला भाग होता है इसको टेलोमियर कहा जाता है। जबकि और अगर हम बात करते हैं एक क्रोमोसोम की, तो एक क्रोमोसोम में कुल मिलाकर के 4 टेलोमियर होते हैं। इसमें से अगर एक टेलोमियर को अगर खींचा जाए बारीकी से, इसको अगर खींचा जाता है इस तरह से, ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं कि अगर एक टेलोमियर के छोटे से भाग को अगर खींचा जाए, ये इसमें कुछ इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती है, जिसमें ये आपको गोल गोल तरह का जो दिखाई दे रहा है संरचना, इसको प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। और इसको जब बारीकी से देखा गया तो इसमें ये कुछ इस तरह की संरचनाएं दिख रही थी, ठीक है, इस तरह की कुछ संरचनाएं दिख रही थी। और इसी तरह के संरचना को क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है डीएनए, ठीक है। और इसमें से अगर हम एक भाग को, इतने से छोटे से भाग को काट लेते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है जीन, जो कि डीएनए का क्या होता है, क्रियात्मक खंड होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ डीएनए क्या होता है, तो डीएनए जो होता है यह एक डबल हेलिक्स मॉडल होता है, और इसकी खोज करने वाले थे वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो इस सवाल से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 8 है आपका, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे आपका जोहानसन साहब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डीएनए की इकाई क्या होती है, तो देखिए डीएनए की इकाई अभी तुरंत हम आपको बताएं, डीएनए की इकाई क्या हो जाती है, न्यूक्लियोटाइड हो जाती है, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये कुल मिलाकर के इसमें जो है कुल मिलाकर के 4 तरह के एसिड्स पाए जाते हैं, जिसमें आपका क्या क्या हो जाता है, एक हो जाता है एडेनिन, दूसरा हो जाता है थाइमिन, तीसरा होता है आपका ग्वानिन और चौथा हो जाता है आपका साइटोसिन, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करते हैं एडेनिन
और थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन की अगर हम बात करें तो एडेनिन और थाइमिन के बीच आपका डबल बॉन्ड होता है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच आपका क्या हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ से अगर हम थाइमिन को हटा दें और थाइमिन के जगह अगर हम यूरेसिल लगा दें तो आपका क्या होता है, आरएनए का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, आरएनए का निर्माण हो जाता है। तो आप याद रखिएगा डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है, तो यूरेसिल नहीं पाया जाता है, और आरएनए में क्या नहीं पाया जाता है, तो थाइमिन नहीं पाया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 9 है आपका, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो देखिए मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर में कुल मिलाकर 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं संख्या में, तो संख्या में कुल मिलाकर के 46 क्रोमोसोम होते हैं। यानी कि इसमें जो है सो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए आगे हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों में क्रोमोसोम की संख्या को देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं चिंपैंजी की, तो चिंपैंजी में कुल मिलाकर के 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मेंढक में 26 क्रोमोसोम होता है। प्याज में 16 क्रोमोसोम होता है। मधुमक्खी की बात करते हैं तो मधुमक्खी में 16 या 32 क्रोमोसोम हो सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं मच्छर की, तो देखिए मच्छर में क्रोमोसोम की संख्या काफ़ी कम होती है, मात्र 3 जोड़ा यानी कि 6 क्रोमोसोम होता है। घोड़ा की बात करते हैं तो घोड़ा में कुल मिलाकर के 64 क्रोमोसोम्स होते हैं। और अगर आगे हम बात करते हैं खरगोश की, तो खरगोश में जो होता है ये मनुष्य से 2 कम क्रोमोसोम होता है, यानी कि 44 क्रोमोसोम होता है। अब बिल्ली में 38 क्रोमोसोम होते हैं। मनुष्य में तो आपको पता ही होगा 46 क्रोमोसोम होते हैं। टमाटर में कितने होते हैं, तो टमाटर में 24 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मटर की एक कोशिका में आपको 14 क्रोमोसोम मिल जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं कबूतर की, तो कबूतर में कितने, तो कुल मिलाकर के 80 क्रोमोसोम्स होते हैं। तंबाकू में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 48 क्रोमोसोम होते हैं। और चिंपैंजी में भी कितने होते हैं, 48 क्रोमोसोम होते हैं। अगर बात करें हम गेहूं की, तो गेहूं में कुल मिलाकर के गेहूं के एक कोशिका में 42 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नींबू की अगर हम बात करते हैं तो नींबू में आपको 18 या 36 क्रोमोसोम मिल सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं बंदर की, तो बंदर में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो इस मनुष्य से 4 कम यानी कि 42 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं मक्का यानी कि मकई की, तो मकई के एक कोशिका में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 20 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो इसमें जो है सो इसको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और ये सभी के सभी जो हैं, इसमें से कौन इसमें सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो एक तो आपका हो जाएगा चिंपैंजी और मेढक, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ एक आप मच्छर का याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें से अगर हम बात करते हैं और क्या आपसे पूछ सकता है, एक मनुष्य में तो बार बार पूछा ही जाता है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। एक आप तंबाकू में याद रख लीजिएगा और गेहूँ में याद रख लीजिएगा क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो इससे आपका एक भी सवाल जो है क्रोमोसोम की संख्या से छूटने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, अभी तुरंत हम आपको बताए थे, जिसे हम आपको क्रोमोसोम के बारे में बताए थे कि क्रोमोसोम के बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो क्रोमोसोम के बीच वाले भाग को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। और इसके ये जो लेग वाले पार्ट होते हैं इसको क्या कहा जाता है, तो इसको टेलोमियर कहा जाता है। टेल से आप टेलोमियर याद रख सकते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम के बारे में भी अभी हम तुरंत आपको बता चुके हैं। क्रोमोसोम के बारे में, ये क्रोमोसोम पाया कहाँ जाता है, तो कोशिका का जो केंद्रक होता है इसी के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमैटिन जालिका जब टूटती है तो क्या बनता है, आपका क्रोमोसोम बनता है। और क्रोमोसोम के बीच वाले भाग को हम सेंट्रोमियर कहते हैं और ये टेल वाले भाग को टेलोमियर कहते हैं। और इसको जब बारीकी से खींचा गया तो इसमें आपको क्या इस तरह से डबल हेलिक्स संरचनाएं दिख रही थी, जिसको क्या कहा जाता है, डीएनए कहा जाता है। और डीएनए में से अगर इस छोटे से भाग को अगर हम निकाल लें, इतना भाग को, तो इसको क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हाँ डीएनए की इकाई क्या होती है, तो डीएनए की जो इकाई होती है अभी तुरंत हम आपको बताए थे, न्यूक्लियोटाइड होती है। न्यूक्लियोटाइड 4 तरह के होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। इसके बारे में हम आपको 2 सवाल में डिटेल से बता चुके हैं। अब आइए हम अंतिम सवाल को देखते हैं। अंतिम सवाल है आपका, आत्महत्या की थैली किस कोशिकांग को कहा जाता है। तो देखिए आत्महत्या की थैली की अगर हम बात करते हैं तो आत्महत्या की थैली जो होता है वो आपको लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम जो होती है ये इस तरह से कुल मिला करके गोल तरह की संरचनाएं होती है। और इसमें जो होते हैं कुल मिला के 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं राइबोसोम की, तो राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। और साथ ही साथ राइबोसोम की खोज कौन किए थे, पैलेट नामक वैज्ञानिक किए थे, इसलिए इसको पैलेट कण भी कहा जाता है। और राइबोसोम जो होता है यह हमारे कोशिका का जो होता है सबसे छोटा कोशिकांग होता है। आगे अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के अंदर
माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के अंदर ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस कहा जाता है। और केंद्रक क्या होता है, केंद्रक या फिर न्यूक्लियस, इसको जो है कोशिका का दिमाग या फिर कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि कोशिका के अंदर जितने भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों का नियंत्रण करने का काम कौन करता है, तो केंद्रक ही करता है। ठीक है, चलिए आगे हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। देखिए अभी तुरंत हम आपको बताए हैं कि इसमें अगर हम बात करते हैं लाइसोसोम में, तो लाइसोसोम में एंजाइम की संख्या कितनी होती है, तो लाइसोसोम में कुल मिलाकर के 24 प्रकार के जो होते हैं एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, और लाइसोसोम जो होता है ये कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, लाइसोसोम ये कुछ इस तरह का दिखता है। और लाइसोसोम जब फटते हैं तो लाइसोसोम के फटने के कारण ही क्या होता है, कोशिका के अंदर जो भी कोशिकांग होते हैं, इसमें आपको पता है कि कुल मिलाकर के 24 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम जो होता है ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर एक तरह से बम का काम करता है। अगर ये फट जाए तो कोशिका जो है ये पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। अब लाइसोसोम का काम क्या होता है ये भी आपसे पूछ सकता है। तो देखिए लाइसोसोम का काम होता है कोशिका के अंदर, ये एक तरह से कह सकते हैं सुरक्षा का काम करता है। और साथ ही साथ कोशिका के अंदर कौन से कोशिकांग मान लीजिए अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं उस पर भी नियंत्रण करना किसका काम होता है, तो लाइसोसोम का ही काम होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोशिका के अंदर कुछ ऐसे कोशिकांग हैं जो काम करना बंद कर दिए हैं या फिर अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो चेतावनी देने का काम करता है। और अगर उससे भी मान लीजिए कोई कोशिकांग नहीं मानता है तो लाइसोसोम क्या करता है, उस कोशिकांग को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। चलिए, तो ये जो है अब यहाँ पे जो है आपका कुल मिलाकर के 10 सवाल था, जिसको हम आपको पूरी तरह से डिटेल से अच्छी तरह से करवा दिए हैं। अब आगे का जो एपिसोड होगा इसमें भी आपको जो है सो काफ़ी अच्छे सवाल देखने के लिए मिलेंगे और एक नए टॉपिक से आपको सवाल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हाँ आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। देखिए अब जो है सो इस चैनल का नाम हम बदल करके नीतीश डायमंड से इस चैनल का नाम बदल करके हम साइंस की दुनिया जो है इस चैनल का नाम रखने वाले हैं। और साथ ही साथ इस चैनल का नाम के साथ जो है सो इसका लोगो भी बदल जाएगा। ठीक है, तो यही आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन था। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।